तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब रहे हो। 2020 के इलेक्शन के समय तुम्हारे प्राइवेट टेक्स्ट पब्लिक हुए थे। उनमें से एक में तुमने कहा था कि तुम ट्रंप से पैशनेटली नफरत करते हो। जब ये सामने आया, तुमने कहा था कि तुम्हें सच में पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। तो तुम इस अंतर को कैसे समझाते हो? मेरे टेक्स्ट्स कई चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें वो भी शामिल है कि मैं उन्हें भेजते वक्त कैसा फील कर रहा था। वो स्पेसिफिक टेक्स्ट मुझे पता है क्योंकि मुझे उसे फॉरेंसिकली एनालाइज करना पड़ा था डिपोजिशन के दौरान एक केस में, जिसमें मेरा नाम तक नहीं था। मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं था। अम, ये पागलपन है कि कैसे सिविल सूट्स को यूज़ करके उन लोगों को हर्ट किया जा सकता है जिनसे आपका राजनीतिक डिसएग्रीमेंट है। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक इंसान से बहुत गुस्सा था। मेरा मतलब है, सच में, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा वो क्या था। वो था, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और उन्होंने वोटिंग बंद कर दी, इलेक्शन नाइट पर गिनती रोक दी, मैं सोच रहा था ये क्या है। और अब सब मेल इन बैलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। मैंने सोचा ये तो रिग्ड इलेक्शन है। मैं तब भी यही सोचता था, आज भी सोचता हूँ। अब तो ये ऑब्वियस है कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा था कि ये जो हुआ वो बहुत क्रेजी था। मैं चाह रहा था, लेकिन मैं टीवी पे जाकर ये नहीं कहना चाहता था कि ये रिग्ड इलेक्शन है, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था कि ये रिग्ड इलेक्शन था। ऐसा करना अनिर्णायक और गलत है। तो मैं ऐसा था, मैं चाहता हूँ, ट्रम्प कैंपेन कई क्लेम्स कर रही थी, जैसे ये फ्रॉड या वो फ्रॉड। तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा था उन्हें सब्सटेंशिएट करने की, उन पे फॉलो अप करने की। बाकी सब लोग ऐसा बोल रहे थे, चुप हो जाओ ट्रम्प, तुम हार गए, चले जाओ, हम तुम्हें इंडाइट करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगा कि मेरा काम था ये देखने का। नहीं, वो आदमी प्रेसिडेंट है, वो क्लेम कर रहा है कि इलेक्शन चोरी हो गया और वो क्लेम्स कर रहा है, चलो देखते हैं कि हम कुछ। लेकिन उसके आसपास के लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि वो एकदम पागलपन जैसा था। तो मैंने कुछ बार कॉल किया, आखिरकार मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं कॉल करता और ऐसा कहता, ठीक है, तुम लोग ये क्लेम कर रहे हो कि इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये जो भी कुछ हुआ मुझे एविडेंस दो और मैं उसे टीवी पर दिखाऊंगा। आप जानते हैं कि मेरा काम है कि मैं ऐसी चीजें पब्लिक तक लाऊं जो कहीं और प्रसारित नहीं होंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये एकदम पागलपन जैसा था कि वो लोग कितने इनकॉम्पिटेंट और अनसीरियस थे। तो वो लोग प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, जैसे? ये इस स्टोरी और उस टेक्स्ट का पॉइंट है। फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा मरे हुए लोगों ने वोट किया। खैर, ये बहुत ही आसान कॉल है, ठीक है। अगर कोई डेड पर्सन ने वोट किया है तो हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डेड होना उन चीज़ों में से है जिसमें हम अच्छे हैं, मतलब वेरीफाई करने में, क्योंकि आप स्मेल करने लगते हो, ठीक है, और इसका रिकॉर्ड होता है। इसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये ऐसा था, मुझे उन लोगों के नाम दो जो डेड है जिन्होंने वोट किया। हम उनका रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उन्होंने वोट किया। 5 नाम। तो मैं टीवी पे गया और कहा, ये जानते हो, कैरोलाइन जॉनसन 79 वॉकेगन इलिनॉय की ने वोट किया और वो मर गए थे। कैंपेन ने मुझे ये सब भेजा। वैसे आम तौर पे कैंपेन से डायरेक्टली कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका काम होता है इलेक्टेड होना या जो भी। तो मैं कैंपेन्स को लेकर बहुत वेरी रहता हूँ, क्योंकि मैं 30 साल से ये सब देख रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने रूल के लिए एक एक्सेप्शन बनाया और मुझे उनसे काफ़ी डेटा मिला। खैर, 6 नामों में से 2 अभी भी जीवित हैं। व्हाट? मैं ऐसा कर रहा था। मैंने इसे अगले दिन तुरंत करेक्ट कर दिया। CNN ने पूरे सेगमेंट में ये दिखाया कि मैं डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा था, जो मैं वैसे कर रहा था। इस केस में वो सही थे। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मैं ऐसा था, मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वैसे यही आंसर है, यही वो चीज़ थी। तुम किसे टेक्स्ट कर रहे हो? मेरे प्रोड्यूसर को। और मैं अपनी भड़ास निकाल रहा था। ये वो प्रोड्यूसर थे जो मेरे बहुत करीब थे। मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, वो बहुत स्मार्ट है और वो ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं ऑनेस्ट हो सकता था। ये बहुत मज़ेदार है। अब मैं वही कर रहा हूँ जो मैं था, जिसे मैं मिनिमम रखने की कोशिश करूँगा। ये ऐसा है जैसे किसी के टेक्स्ट चुराना, और वैसे मैं काफ़ी बेवकूफ़ था। मुझे कहना चाहिए था, आओ और मुझे अरेस्ट करो। मैं तुम्हें अपने टेक्स्ट नहीं दूँगा, ठीक है? लेकिन एक वकील ने दबाव डालकर मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे तंग नहीं किया गया, मैं वीक था कि एक लॉयर से एग्री कर लिया। मेरी ही गलती थी। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। भाड़ में जाओ, ये मेरे मैसेज हैं। मेरा नाम इस केस में भी नहीं है। मुझे यही कहना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने अगले दिन प्रसारण पर कहा कि मैं नाराज़ था, लेकिन उस कलरफुल लैंग्वेज में नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मैं ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ, वैसे अगर तुम किसी को लंबे समय तक देखो, तो तुम हमेशा ये नहीं जान पाते कि वो सच में क्या सोचते हैं। लेकिन तुम ये ज़रूर पहचान सकते हो कि कोई झूठ बोल रहा है। इसे लोगों में महसूस कर सकते हैं। और मैंने झूठ बोला है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं फिर से झूठ बोलूँगा। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। तुम जानते हो, मैं ये नहीं सोचता कि मैं झूठा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ झूठा ना बनने की। मुझे लगता है कि झूठा ना होना सच में बहुत ज़रूरी है। तुमने पहले मेरे बारे में अच्छी बातें कही थी, अब मैं सवाल उठाने लगा हूँ। मेरे पास सवाल है, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, टक्कर। मुझे लेक्स फ्रीडमैन से नफरत है। मुझे तुम्हारे टेक्स्ट देखने होंगे इसके बाद। मेरे टेक्स्ट्स अब इतने अनइंटरेस्टिंग हैं, ये क्रेजी है कि वो कितने बोरिंग हैं। इमोजीज? हाँ, बहुत सारे डॉग पिक्चर्स। नाइस।
तुमने कहा था कि किसी हद तक चुनाव को रिग्ड किया गया। क्या ये चोरी हुआ था? हाँ, ये 100% चोरी हुआ था। क्या तुम मजाक कर रहे वो हो? बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित था। हाँ, तुम पूरी तरह से लोगों का वोटिंग का तरीका बदल दो चुनाव से ठीक पहले, वो भी कोविड के आधार पर, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो उस तरह से ये रिग्ड था, मतलब 100%, और फिर मैनिपुलेट किया गया। फिर तुम उस जानकारी को सेंसर कर देते हो जो लोगों को मिलनी चाहिए। कोई भी जो कोविड के बारे में शिकायत करता है, ये जैसे, वैसे शायद इससे ट्रंप को नुकसान हुआ हो, लेकिन मेरा मतलब है तुम इसे कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। तुम एक डेमोक्रेसी में सेंसरशिप नहीं कर सकते डिफिनीशन के हिसाब से। ये ऐसे काम करता है, लोग शासन करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं ताकि वो उनकी एजेंडा को कैपिटल सिटी में ले जाएं और उसे लागू कर सकें। इस तरह से वो जिम्मेदार होते हैं, और फिर हर कुछ सालों में वो इन लोगों के परफॉर्मेंस को इलेक्शन में फिर से असेस करते हैं, और इसके लिए उन्हें जानकारी तक अनफिल्टर्ड एक्सेस चाहिए। और कोई भी, खासकर वो लोग जो पहले से ही पावर में हैं, ये नहीं बता सकते कि उन्हें कौन सी जानकारी मिल सकती है। उन्हें वो सारी जानकारी मिलनी चाहिए जो वो चाहते हैं, चाहे जो लोग पावर में हैं उसे चाहें या ना चाहें, या सोचें कि ये सच है या झूठ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस पल ये नहीं होता, तुम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये एक फ्री इलेक्शन नहीं है, पक्का। और ये दूसरी कंट्रीज में बहुत क्लियर है, मुझे लगता है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन है, और मुझे थोड़ी देर लगी ये समझने में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चुनाव ही डेमोक्रेसी पर रेफरेंडम है। बाइडेन सेनाइल है, वो सच में बूढ़े हैं, वो बात नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। सारी दुनिया ये जानती है, बॉर्डर्स की बात छोड़ो, लोग हैं, तुम जानते हो, दुनिया का हर इंसान ये जानता है। तुम एक बूढ़े इंसान को दुनिया के सबसे पावरफुल देश में कैसे चुन सकते हो? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? जब तक फ्रॉड पीरियड ना हो, कौन एक सिनाइल आदमी को वोट देगा? वो लिटरली बात नहीं कर सकता। और मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि वो यूएस सरकार चला रहा है, क्योंकि वो चला ही नहीं रहा। एंड इसलिए तो मुझे लगता है दुनिया इस आने वाले इलेक्शन को देख रही है और कह रही है, दुनिया का बड़ा हिस्सा ट्रंप से नफरत करता है, ठीक है, ये ट्रंप का एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन ये सच है। अगर जो बाइडन फिर से चुना गया तो डेमोक्रेसी एक मजाक बन जाएगी। ये बस सच है। मुझे लगता है कि आधा देश ये नहीं मानता कि वो सिनाइल है, बस क्या तुम सोचता सच है में कि ऐसा उसे बोलने सोचते में हो? दिक्कत होती है। वो नहीं मानते कि वो सिनाइल है। हाँ, मुझे लगता है उनको बस बोलने में दिक्कत होती है। ये ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है, बस जो उम्र बढ़ने के साथ हो रहा है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी डिग्रेड हो रही है। डिग्रेडेड कॉग्निटिव एबिलिटी और सेनिलिटी में क्या फर्क है? खैर, सेनिलिटी का एक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब ये उस थ्रेशोल्ड के पार जा चुका है जहां वो एक फंक्शनिंग लीडर हो सकता है। हो सकता है ये एक टेक्निकल टर्म हो जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझता। शायद इसका कोई आईक्यू थ्रेशोल्ड या कुछ ऐसा हो। मैं डिग्रेडेड कॉग्निटिव एबिलिटी कहने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन ये एज से रिलेटेड है। लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स का लीडर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल रखता मैं है। तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लीडर्स की ग्रेट स्पीचेस और स्पीकिंग एबिलिटीज से लगाव है, और बाइडन 2 वॉर्स चल रहे हैं और शायद और भी हो सकते हैं। ऐसे में एक लीडर की एलोक्वेंटली बात करने की इंपॉर्टेंस, चाहे वो प्राइवेटली दूसरे लीडर्स के साथ हो या पब्लिकली, बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि रेटोरिकल एबिलिटी बहुत मैटर करती है। लोगों को ये यकीन दिलाना कि तुम्हारा प्रोग्राम सही है, उन्हें बताना कि हम क्या चाहते हैं। नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी सब वर्ड्स से आती है। मैं इससे पूरी तरह अग्री करता हूं। लेकिन इस स्टेज पर कोई भी इंसान जो बस माइक पर आकर कुछ भी बोल दे, वो भी ज्यादा रीअश्योरिंग होगा उस इंसान से जो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। और मुझे लगता है कि ये तो सबको पता है। और जैसे मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वॉशिंगटन में कोई ईमानदार इंसान होगा जो 90% वोट बाइडेन को देगा। ऑब्वियसली ये सब लोग अपनी आय के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जो कह सके कि 350 मिलियन अमेरिकन में ये इंसान सबसे क्वालिफाइड है लीड करने के लिए, या फिर टॉप 80% में भी है? जैसे क्या? ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है कि वो इंसान हमारा प्रेसिडेंट है, और जब वॉर्स चल रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। लेकिन ये समझना कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा क्यों है। यही चॉइसेस हैं हमारे पास। ओह, मैं अग्री करता हूँ, ये सिस्टम की फेलियर है। क्लियर है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा अगर हमारे पास एक इंसान 80 साल से ऊपर है और दूसरा ऑलमोस्ट 80 का। लोग जिन्हें नहीं चलाना चाहिए फिर भी वो चलाते हैं। तो डेमोक्रेटिक साइड पर आपके पास डीन फिलिप्स हैं, आर के जूनियर हैं, हाल ही में इंडिपेंडेंट हो गए हैं शायद, और फिर आपके पास विवेक भी हैं जो सभी के सभी यंगर हैं। तो फिर ये कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके लाखों अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, और मैं पूरी तरह इसे समझता भी नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने इसे काफी ध्यान से देखा है। लेकिन मैं बॉटम लाइन ये है कि फेडरल एपरेटस, पार्टियों और गवर्नमेंट में इतना सारा पैसा
वेस्टेड है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमारी इकोनॉमी मोनोपोलीज से डोमिनेट हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी मोनोपोली फेडरल मोनोपोली है जो बाकी सारी मोनोपोलीज की देखरेख और नियंत्रण करता है। तो ये ऐसा है, तो ये सब पैसे के बारे में है, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पैसे का मामला है। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है तो इस पॉइंट पर ये इंसान इतिहास की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे लड़ना मुश्किल है, इसका सामना करना थोड़ा मुश्किल है। ट्रंप के केस में मुझे वहां आंसर पता है। उन्होंने मारा लागो पर रेड किया और उस पर बेकार के चार्जेस लगाए, जैसे, और मैंने भी खुद में ऐसा महसूस किया। यहां तक कि मैं भी था, जैसे कम ऑन तुम जो भी सोचते हो ट्रंप के बारे में, और मैं उसके इमिग्रेशन व्यूज से अग्री करता हूं। मुझे ट्रंप पर्सनली पसंद है, मुझे लगता है कि वो हिलेरियस और इंटरेस्टिंग है जो वो है। लेकिन जैसे, ठीक है, इस देश में बहुत सारे लोग हैं, चलो चलो कम से कम एक रियल डिबेट होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपके कैमरे खराब कर दिए, माफ करना, मैं एक्साइटेड हो रहा हूं। लेकिन दूसरी बात, जब उन्होंने मारा लागो को रेड किया एक डॉक्यूमेंट्स चार्ज पर, और बतौर डीसी का इंसान मुझे क्लासिफिकेशन और ये सब चीज़ें काफ़ी पता हैं और ये सब देखा है, तो ये बहुत ही बेतुका है। तब मुझे लगा कि अब ये ट्रंप के बारे में नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लगातार चलते रहने के बारे में है। अगर आप किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को झूठे आरोप में फंसा सकते हो, न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करके उसे रेस से बाहर कर सकते हो, तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं रही। और मुझे लगता है कि बहुत से रिपब्लिकन वोटर्स ने ऐसा महसूस किया। अगर उन्हें इंडिक्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉमिनी होते, मुझे सच में नहीं लगता कि वो होते। तो अब मैं ट्रंप को वोट करूंगा, एक तरह से सिस्टम को फक यू कहने के लिए। या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ये दिखाता है कि हम उस सिस्टम को रखना चाहते हैं जो हमारे पास था, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें वोटर्स को डिसाइड करने का हक होता है, प्रोसिक्यूटर्स डिसाइड नहीं करते। उन्होंने हमें 4 साल तक ये बताया कि ट्रंप एक सुपर क्रिमिनल जैसा कुछ है। मैंने असल में कुछ सुपर क्रिमिनल्स से दोस्ती की है, मैं बाकी लोगों से थोड़ा कम जजमेंटल हूँ, तो मैंने इस संभावना को नकारा नहीं कि उसके पास हो सकता है। मुझे नहीं पता, वो 70 के दशक में न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट बिजनेस करता था, क्या उसने किसी को मारा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम जानते हो, नहीं मैं मजाक नहीं कर हाँ, रहा, ये और मैं सही लोगों है। को मारने के खिलाफ हूँ, लेकिन जैसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा है कि तुमने इस पर स्टैंड लिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कौन जानता है, तुम जानते हो, और मुझे नहीं पता था। और जो उन्होंने निकाला वो था डॉक्यूमेंट्स चार्ज। तुम मजाक कर रहे हो, और फिर वर्तमान राष्ट्रपति के पास वही डॉक्यूमेंट्स वायलेशन है, लेकिन वो ठीक है, ये ऐसा है जैसे ये सबके सामने हो रहा है, ये बस पागलपन है। और फिर इस पॉइंट पे ये जो है वो जो बाइडेन के बारे में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टम को बचाने के बारे में है जो 250 सालों से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रंप पसंद नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को नष्ट मत करो। हम ट्रंप को और 4 साल सहन कर सकते हैं, तो शांत हो जाओ। जो हम सहन नहीं कर सकते वो है एक ऐसा देश जिसका पॉलिटिकल सिस्टम जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ इस प्रकार है जैसे आप उस समय इक्वाडोर हो। नहीं,